गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक्स व्हाई डज द पेंडुलम ऑक्सीलेट्स। पेंडुलम दोलन क्यों करता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर पेंडुलम का ऑक्सीलेट डिपेंड करता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर पेंडुलम का ऑक्सीलेट डिपेंड करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हर एक शिक्षक का अपना उत्तरदायित्व बनता है कि जिस टॉपिक से शिक्षक और हमारे डियर स्टूडेंट्स बिलोंग करने जा रहे हैं या शेयर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक्स में जितना भी डिफाइन वर्ड आता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देगा। ये एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य बनता है। उसके बाद विषय वस्तु पर जाना ये सेकेंडरी राइट बनता है। प्राइमरी राइट, इस टॉपिक्स में जितने भी नॉन फैमिलियर डिफाइंड वर्ड आते हैं, सबसे पहले उसको भली भांति परिचित कराना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखा जाए यह है क्या एक आलम या टेक या एक दृढ़ स्तंभ है जिससे कि हम लोग पेंडुलम को हैंग किए हुए हैं, लटकाए हुए हैं, टांगे हुए हैं। ये आपका हुआ दृढ़ स्तंभ हुआ, पेन हुआ आपका कोई बेस हुआ, ये आपका बेस, कोई टेक, कोई आलम, कोई दृढ़ स्तंभ। एक स्टोन लीजिए, स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको हम लोग पेंडुलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मास ऑफ द स्टोन इज कॉल्ड पेंडुलम। वह मास स्टोन का पेंडुलम कब कहलाता है? स्टोन का वह मास पेंडुलम कब कहलाता है? इसको कहते हैं हम लोग हैं आलंब बिंदु, जहां पर, जिसको कि हम लोग फिजिक्स में जहां पर रे मिलती है इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ये आपका टेक हुआ, ये ज्वाइंट जहां से हम हैंग कर रहे हैं, इसको हैंग कर दीजिए। इस स्टोन को आप हैंग कर दीजिए और एक कोड के द्वारा, थिन कोड के द्वारा मैंने एक स्टोन को हैंग कर दिया और इस पर हल्का सा फोर्स अप्लाई किया, पुश किया, चाहे राइट डायरेक्शन में हो और चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में हो। यह ऑक्सीलेट करना शुरू कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक कोड के सहारे किसी स्टोन के टुकड़े को किसी दृढ़ स्तंभ के सहारे एक धागे के माध्यम से लटका दिया जाए और वह स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके, वैसी व्यवस्था में उस स्टोन के मास को पेंडुलम कहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, पेंडुलम वैसी व्यवस्था है जिसमें एक छोटे से पेबल्स मास को एक दृढ़ स्तंभ के सहारे धागे से, डोरी से लटका दिया जाए और वह स्वतंत्रता पूर्वक ऑक्सीलेट करे तो उसको हम लोग कहते हैं पेंडुलम। अब देखिए, पेंडुलम के सेंटर, पेंडुलम का जो केंद्र है, पेंडुलम का जो सेंटर है, पेंडुलम का जो सेंटर है और आलम्ब का जो सेंटर है, दोनों के बीच की दूरी को, दोनों के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं, सरल लोलक की लंबाई। लेंथ ऑफ पेंडुलम, सरल लोलक की लंबाई। एम्पलीट्यूड, आयाम। पेंडुलम चूंकि एक कोड के सहारे हैंगिंग किया गया है, जब इस पर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये सेमी आर्क या आर्क बनाते हुए जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सके, जितना या राइट साइड में C तक, लेफ्ट साइड में B तक यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड्स कहते हैं। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड्स कहते हैं। जब यह पेंडुलम एक पूरा चक्कर लगाता है, एक पूरा रोटेट करता है, एक पूरा जहां से चला पुनः वहीं पर पहुंच गया, तब उसको एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहते हैं। जैसे देखिए, कंप्लीट ऑक्सीलेशन में मान लिया जाए कि आपने पुश लगाया लेफ्ट साइड में, इस पर एक फोर्स लगा तो A से गया B, A से गया B, B से फिर आया A, B से फिर आया A, A से फिर गया C और C से फिर आया A पर। ये एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ। कंप्लीट ऑक्सीलेशन, मैंने लेफ्ट साइड में पुश किया, मैंने लेफ्ट साइड में पुश किया एक आर्क बनाते हुए, चूंकि यह तो क्या कहते हैं आपका डोरी के द्वारा हैंगिंग किया हुआ है, यह अगर डोरी को बीच में काट दें तो ग्रेविटेशन फोर्स के अधीन में आकर वो गिर जाएगा। तो A से B गया, B से A आया, A से C आया, C से पुनः A आया, इसको कहते हैं एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन। जिस एनेशियल पॉइंट से चला पुनः उसी एनेशियल पॉइंट पर पहुंचना एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाता है। और एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को पूरा करने में जितना समय लगता है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं पीरियोडिक टाइम्स, आवर्तकाल। यहां से मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, यहां गया, फिर यहां से यहां पर आया, फिर A से C पर आया, फिर C से A पर आया। इन्होंने एक कंप्लीट ऑक्सीलेट किया, कितना समय वह लिया उस समय को पीरियोडिक टाइम्स कहते हैं। इसको T द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। इसका SI यूनिट सेकेंड होता है, इसका SI यूनिट सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यह लोलक एक सेकेंड में कितना कंप्लीट ऑक्सीलेट करता है। एक सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं वेव में, एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को नंबर ऑफ द वाइब्रेट्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
यहां पर क्या है, 1 सेकेंड में कंप्लीट, 1 सेकेंड में कंप्लीट ऑक्सीलेशन की संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब रही बात कि भाई आप पीरियोडिक टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए किसी नेक्स्ट डे में बताएंगे। T बराबर प्रूव दैट T बराबर 2π इंटू एल बाई जी का होल रूट, T बराबर 2π इंटू एल बाई जी का होल रूट, वह नेक्स्ट डे का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका पीरियोडिक टाइम कैसे निकालेंगे, इस पर आप क्या कीजिए, एक थोड़ा सा ह्यूज क्वांटिटी में फोर्स अप्लाई कीजिए। फोर्स अप्लाई करने के बाद समय आप देख लीजिए, टाइम आप देख लीजिए और देखते रहिए कि टोटल कंप्लीट ऑक्सीलेट कितना किया। टोटल कंप्लीट ऑक्सीलेट, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेट, नंबर ऑफ ऑक्सीलेट, इसको पता कीजिए उसने कितना कंप्लीट ऑक्सीलेट किया और टोटल ऑक्सीलेट करने में कितना समय लिया। अगर टेकन टाइम में नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेट से भाग देते हैं, टेकन टाइम में नंबर ऑफ ऑक्सीलेट से भाग देते हैं, तो आपका आएगा पीरियोडिक। ये एक्सपेरिमेंट करके बताना होगा आपको, यह हम एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को बताएंगे कि कितना समय हमारा क्या लिया, क्वांटिटी ऑफ टाइम्स एंड नंबर ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीलेट। तो क्वांटिटी ऑफ टाइम में नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेट से भाग देंगे, जो क्वांटिटी आएगा वह कहलाएगा आपका पीरियोडिक टाइम्स। अब डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ द पेंडुलम देखिए, यह 5 ग्राम का है, यह 10 ग्राम का है, एक बार 15 ग्राम का लगाइए, एक बार 20 ग्राम का लगाइए, या एक बार आप खुद उस पर बैठ जाइए, उसके पीरियोडिक टेबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर लेंथ हमारा सेम है, पेंडुलम की लंबाई अगर हमारा सेम है, तो पीरियोडिक पर कोई प्रभाव, टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लॉ ऑफ द आइसोक्रोनिज्म कहने का मतलब यह हुआ, लंबाई घटने बढ़ने से ही आवर्तकाल घटता है और बढ़ता है। मास उसका कुछ भी हो, मास से हमको कोई मतलब नहीं है। मास पर पीरियोडिक टाइम डिपेंड नहीं करता है। वह किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। वह घटेगा बढ़ेगा, 1 मीटर के जगह पर 2 मीटर करेंगे, 2 मीटर के जगह पर 3 मीटर करेंगे, उस परिस्थिति में उसका पीरियड टाइम भी घटेगा बढ़ेगा। लेकिन मास कुछ भी रखिए, 2 किलो 5 किलो 6 किलो 7 किलो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लॉ ऑफ द मास में इस पेंडुलम के मास का कोई इफेक्ट नहीं है पीरियोडिक पर। पीरियोडिक टाइम पर मास का कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी कोई भूमिका नहीं है। वह 2 ग्राम कीजिए, 5 ग्राम कीजिए, 6 ग्राम कीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, हर परिस्थिति में पीरियोडिक टाइम सेम आएगा। हर परिस्थिति में पीरियोडिक टाइम सेम आएगा। अगर 1.5 सेकेंड आ रहा है तो हमेशा 1.5 सेकेंड आएगा। लेकिन लेंथ उसका अगर बदल देते हैं तो पीरियोडिक टाइम भी बदलना शुरू होगा। लॉ ऑफ द लेंथ P बराबर LG। अब देखिए, आवर्त जो पीरियोडिक टाइम जो होता है, जितना लेंथ है उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। कहने का मतलब है पीरियोडिक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम।
टी बराबर एल का होल रूट, जितना एल है उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो स्वतः पीरियोडिक टेबल निकल जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ द लेंथ। चूंकि लेंथ पर पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टाइम डिपेंड करता है, लेंथ पर पीरियोडिक टाइम डिपेंड करता है, तो लॉ ऑफ द लेंथ यानी समय के लेंथ के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर आपको टी निकालना है, अगर उसका पेंडुलम का लेंथ मालूम है तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। इफेक्ट ऑफ द जी, टी जो होता है, टी इज कन्वर्स ऑफ अंडर रूट जी। उस पृथ्वी पर, वहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कितना है, उसके स्क्वायर का उसके स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल लिख दीजिए। उसके स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल लिख दीजिए। टी बराबर 1 बाय अंडर रूट जी। इफेक्ट ऑफ जी, इफेक्ट ऑफ जी, टी बराबर उस जगह पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन क्या है उसका स्क्वायर रूट लेकर उसको आप क्या कर दीजिए, कन्वर्स लिख दीजिए, उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, उसका इनवर्स लिख दीजिए। तो टी बराबर 1 बाय अंडर रूट जी। और ये नेक्स्ट डे का रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट, टी बराबर 2 पाई इंटू एल बाय जी होल रूट। प्रूव करें, प्रूव दैट्स। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए पेंडुलम यहां पर स्टेशनरी मूड में है। इस पर आलम्ब एक प्रकार का बल लगा रहा है F1 और पृथ्वी इस पर बल लगा रही है F2। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होने से, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशाओं में होती है और यह दो भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन, पृथ्वी जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है mg, और ये आपका जो दृढ़ स्तंभ भी है वह अपने तरफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों बराबर होने के कारण रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। यह पेंडुलम अपने एकदम कांस्टेंट में है, स्थिर में है, विराम में है, स्टेशनरी में। तो जब यह स्टेशनरी में है और जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, जब यह स्टेशनरी में है और जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? यह स्टेशनरी में है और जमीन से कुछ ऊंचाई पर भी है, इसका अपना मास भी है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, जब इस पर मैंने फोर्स को अप्लाई किया, स्थितिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उसका यूज करते समय, करते हुए बी बिंदु तक पहुंचती है। बी बिंदु पर बहुत अल्प सेकेंड के लिए वह चुकी, अब इसके आगे वह जा नहीं पा सकती है, क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ग्रेटर देन यह जो इसके जो यह ऑक्सीलेट करने का प्रयास कर रहा है उससे ज्यादा है। अब यह रुकने का सेकेंड में प्रयास करती है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है? अपने ग्रेविटेशन फोर्स से उसको खींच देती है। खींचने के कारण चूंकि टूटता तो नहीं है, लेकिन अपने मूल ओरिजिनल आर्क होते हुए सी बिंदु पर पहुंचता है। फिर इस पर पृथ्वी बल लगाती है, यह भी लगा रहा है और पृथ्वी भी बल लगा रही है, पृथ्वी भी लगा रही है। फिर वह क्या करता है? इस ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स यह अपने मूल चाप होते हुए डी बिंदु पर पहुंचता है। फिर इस पर पृथ्वी बल लगा रही है, जिसके कारण वह कांस्टेंट में नहीं आकर, स्टेशनरी में नहीं आकर पुनः वह ई बिंदु पर पहुंचता है। फिर इस पर पृथ्वी बल लगा रही है, फिर यह अपने स्टेशनरी में नहीं आकर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ पुनः अपने मूल चाप होते हुए एक बिंदु पर पहुंचता है।
इस प्रकार से यह दोलन तब तक करते रहेगा जब F1 माइनस F2 बराबर 0 नहीं हो जाए। जहां पर F1 माइनस F2 बराबर 0 हो जाएगा यह पेंडुलम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ द पेंडुलम्स, इसको एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले तो सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल बढ़ता है। कहने का मतलब है कि आवर्तकाल सरल लोलक की लंबाई पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ द मास संहति पर उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसका पीरियोडिक काल टाइम मास पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एल के समानुपाती में क्या होता है, P बराबर √G_L। अगर आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आप पेंडुलम दिया हुआ है, तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वह समानुपाती T के होगा। √G जो का वैल्यू आएगा वह डायरेक्ट निकलेगा, पीरियोडिक टाइम्स निकलेगा। तीसरा, G का अगर T का पता करना है, अगर आपको G पता है तो G का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और उसका कन्वर्स लिखिए, उसका रेसिप्रोकल्स लिखिए। तो T बराबर 1/√G हम लोग नेक्स्ट डे अपने कॉन्सेप्ट के लिए रख रहे हैं, रिजल्ट करके रख रहे हैं। T बराबर 2π×L/G होल रूट। ये आपको कहीं भी चले जाइए, कॉम्पिटिशन्स में, हायर क्लास में चले जाइए, यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डियर स्टूडेंट, आगामी जो बोर्ड परीक्षा जो हो रही है उसमें 40 नंबर का मल्टीपल चॉइस है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को गहराई से नहीं लेंगे, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एकदम कॉन्सेप्टली अध्ययन करना है। घर में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय बंद है लॉकडाउन के चलते। जहां भी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है वहां पर आप बिल्कुल एकदम गहराई में जाइए। एक बार और थोड़ा सा 2 मिनट का समय ले रहे हैं हम। देखिए, यह पहले ओरिजिनल फॉर्म में था पेंडुलम। इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया रिजल्टेंट फॉर 0, जिसके कारण स्टेशनरी में मैंने इस पर फोर्स को अप्लाई किया। इसके पास जो स्थिति ऊर्जा था गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर C बिंदु पर पहुंचा और C बिंदु पर रुकने का प्रयास किया, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते अपने मूल चाप होते हुए B पर पहुंचता है। फिर यहाँ पर रुकने का सेकेंडों के लिए प्रयास करता है, लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते यह अपने मूल चाप होते हुए E पर पहुंचता है। फिर वह रुकने का प्रयास करता है, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया 24 आवर्स एक्ट और रिएक्ट होता है। हर समय हर बिंदु पर क्रिया और प्रतिक्रिया लगे रहने के कारण वह पेंडुलम स्टेशनरी में नहीं आ पाता है, और स्टेशनरी में तभी आएगा जब F1 माइनस F2 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डज द पेंडुलम ऑस्किलेट, शायद आप लोग समझे होंगे और जरूर इसे विजिट करेंगे। और हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे जो वीडियो जो मैंने भेज रहे हैं उस पर नंबर ऑफ व्यूअर जितना अधिक होगा मुझे उतना ही अधिक एनर्जी मिलेगी। अगला ऑनलाइन क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस और बेहतर मैं कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।